अगर आपको लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध तलवारों से लड़े जाते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। रियल पावर स्ट्रगल होती है वो दिमाग और चालाकी से होती है और सबसे बड़ी जंग होती है धुएं के पर्दे के पीछे। आज मैं आपको दो ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जहां करोड़पति योद्धा और नेता सब बन गए अपने ही जाल के शिकार। और इन कहानियों से आप सीखेंगे कि कैसे अपने असली इरादों को छिपाकर धोखा देना सबसे बड़ी पावर स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये नॉलेज आपकी लाइफ बदल सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो ये किताब का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर और ये है लॉ नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इसका हेडिंग है कि अपने कार्यों को छिपाने के लिए धुएं के पर्दे का उपयोग करें। धोखा हमेशा सबसे अच्छी रणनीति होती है, लेकिन सबसे अच्छे धोखे के लिए लोगों का ध्यान आपके असली मकसद से भटकाने के लिए धुएं के पर्दे की ज़रूरत होती है। नीरस बाहरी रूप जैसे कि अपठनीय पोकर चेहरा अक्सर एक आदर्श धुएं का पर्दा होता है जो आपके इरादों को आरामदायक और परिचित चीज़ों में छिपा देता है। अगर आप बेवकूफ़ को एक जाने पहचाने रास्ते पर ले जाएंगे तो जब आप उसे जाल में फंसाएंगे तो आपकी बातों में नहीं आएगा। कहानी पढ़ते हैं। 1910 में शिकागो के श्री सैम गिजील ने अपना गोदाम व्यवसाय लगभग $10 लाख में बेच दिया था। उन्होंने अर्ध सेवानिवृत्ति और अपनी कई संपत्तियों के प्रबंधन का काम शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें सौदेबाजी के पुराने दिनों की याद आती रही। एक दिन जोसेफ वेइल नाम का एक युवक उनके कार्यालय आया जो उनके द्वारा बिक्री के लिए रखे गए एक अपार्टमेंट को खरीदना चाहता था। गीजल ने शर्तें समझाई। कीमत $8,000 थी, लेकिन उन्हें $2,000 का एडवांस भुगतान चाहिए था। वेइल ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगले दिन वो वापस आए और पूरे $8,000 की नकद पेशकश की, बशर्ते गीजल कुछ दिनों का इंतजार कर सके, जब तक कि वेइल जिस सौदे पर काम कर रहे थे वो पूरा ना हो जाए। अर्ध सेवा निवृत्ति में भी गीजल जैसे चतुर व्यवसायी को यह जानने की उत्सुकता थी कि वेइल इतनी जल्दी इतनी नकदी, आज के लगभग $1.5 लाख कैसे जुटा पाएगा। बेल कुछ कहने से हिचकिचा रहे थे और जल्दी ही विषय बदल दिया, लेकिन गीजिल अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः गोपनीयता के आश्वासन के बाद बेल ने गीजिल को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बेल के जो चाचा हैं, मतलब मेरे जो चाचा हैं, बेल के चाचा करोड़पति फाइनेंसरों के समूह के एक सचिव थे। इन धनी सज्जनों ने 10 साल पहले मिशिगन में एक शिकारगाह सस्ते दामों पर खरीदा था। उन्होंने कुछ सालों से उस लॉज का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उसे बेचने का फैसला किया और बेल के चाचा से कहा कि वह इसके बदले जो भी मिल सके ले लें। अपने ही कुछ अच्छे कारणों से चाचा सालों से करोड़पतियों के रंजिश पाल रहे थे, या उनसे बदला लेने का मौका था। उन्होंने संपत्ति करीब $35,000 में एक दलाल को बेच दी जिसे बेल को ढूंढना था। फाइनेंशियर इतने अमीर थे कि उन्हें इस कम कीमत की चिंता नहीं की। फिर दलाल ने उस संपत्ति को उसकी असली कीमत लगभग $1,55,000 पर और फिर से बेच दिया। अंकल, वेइल और तीसरा आदमी इस दूसरी बिक्री से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेंगे। यह सब कानूनी था और यह एक नेक काम के लिए चाचा का न्यायोचित बदला था। गिजिल ने काफ़ी कुछ सुन लिया था। वह सेटअप खरीदार बनना चाहते थे। बेइल उसे शामिल करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन गीजिल पीछे नहीं हटेगा। बड़े मुनाफे और थोड़े से रोमांच के विचार ने उसे बेचैन कर दिया। बेइल ने बताया कि सौदा पक्का करने के लिए गीजिल को $35,000 नकद देने होंगे। करोड़पति गीजिल ने कहा कि वह पलक झपकते ही पैसा जुटा दे सकता है। आखिरकार वेइल मान गया और इलिनोइस के गैल्सबर्ग शहर में चाचा गीजिल और फाइनेंसरों के बीच एक मीटिंग आयोजित करने के लिए राजी हो गया। गेल्सबर्ग की ट्रेन की यात्रा बीच में गीजिल की मुलाकात चाचा से हुई, एक प्रभावशाली आदमी जिसके साथ वह उत्साहपूर्वक व्यापार पर चर्चा करता था। वेइल अपने साथ एक साथी भी लाया था जो जॉर्ज ग्रास नाम का एक थोड़ा मोटा आदमी था। वेइल ने गीजिल को बताया कि वह खुद एक बॉक्सिंग ट्रेनर है। ग्रास उसके द्वारा प्रशिक्षित होनहार मुक्केबाजों में से एक है और उसने ग्रास को यह सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ आने के लिए कहा था कि वह मुक्केबाज पूरी तरह से फिट रहें। एक होनहार मुक्केबाज के लिए ग्रास दिखने में कुछ खास प्रभावशाली नहीं था। उसके बाल सफ़ेद थे और पेट निकला हुआ था, लेकिन गीजिल इस सौदे को लेकर इतना उत्साहित था कि उसने उस
आदमी के ढीले ढाले रूप के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। गैस पर पहुंचकर बेइल और उसके चाचा फाइनेंसरों को लाने चले गए, जबकि गीजिल ग्रास के साथ एक होटल के कमरे में इंतजार कर रहा था, जिसने तुरंत अपनी बॉक्सिंग ट्रंक पहन ली। गीजिल के देखते ही ग्रास ने शैडो बॉक्सिंग शुरू कर दी। ध्यान भटकने के कारण गीजिल ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ मिनटों की कसरत के बाद बॉक्सर की सांसें कितनी बुरी तरह फूल रही थी। हालांकि उसकी शैली काफ़ी हद तक असली लग रही थी। 1 घंटे बाद बेइल और उसके चाचा फाइनेंसरों के साथ फिर से प्रकट हुए, जो एक प्रभावशाली डराने वाले पुरुषों का समूह था। सभी ने फैंसी सूट पहने हुए थे। बैठक अच्छी रही और फाइनेंसरों लॉज को गीजिल को बेचने के लिए सहमत हो गए, जिसने पहले ही एक स्थानीय बैंक को $35,000 भेज दिए थे। यह मामूली मामला अब निपट गया। फाइनेंसर अपनी कुर्सियों पर वापस बैठ गए और उच्च वित्त के बारे में मजाक करने लगे, जेपी मॉर्गन का नाम लेते हुए मानो वो उस आदमी को जानते हों। आखिरकार उनमें से एक ने कमरे के एक कोने में मुक्केबाजों को देखा। बेल ने बताया कि वह वहाँ क्या कर रहा था। फाइनेंसरों ने जवाब दिया कि वह उसके दल में भी एक मुक्केबाज है, जिसका उसने नाम बताया। बेल बेशर्मी से हंसा और कहा कि उसका आदमी उनके आदमी को आसानी से हरा सकता है। बातचीत बहस में बदल गई। जोश में आकर बेइल ने उन आदमियों को शर्त लगाने की चुनौती दे दी। फाइनेंसियर उत्सुकता से सहमत हो गए और अपने आदमी को अगले दिन लड़ाई के लिए तैयार करने चले गए। उनके जाते ही चाचा ने गीजिल के सामने बेइल पर चिल्लाकर कहा, उसके पास शर्त लगाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है और अगर फाइनेंसरों को पता चल गया कि तो चाचा को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बेइल ने उसे उस झंझट में डालने के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन उसके पास एक योजना थी। वह दूसरे मुक्केबाज को अच्छी तरह जानता था और थोड़ी सी रिश्वत देकर वह लड़ाई तय कर सकते थे। लेकिन शर्त के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चाचा ने जवाब दिया। इसके बिना वो लगभग मर चुके थे। आखिरकार गीजिल ने काफ़ी कुछ सुन लिया था। किसी भी दुर्भावना से अपने सौदे को खतरे में डालने के लिए तैयार न करते हुए उसने शर्त के एक हिस्से के लिए अपनी $35,000 नकद देने की पेशकश की। अगर वह हार भी जाता तो वह और पैसे मंगवा लेता और लाज की बिक्री पर मुनाफा कमा लेता। चाचा और भतीजे ने उसे धन्यवाद दिया और अपने $15,000 और गीजिल के $35,000 से वो शर्त के लिए पर्याप्त रकम जुटा लेते। उस शाम जब गीजिल ने दोनों मुक्केबाजों को होटल के कमरे में फिक्सिंग का अभ्यास करते देखा तो उसका दिमाग इस बात से घबरा गया कि मुक्केबाज मैच और लॉज की बिक्री से उसे कितना मुनाफा होने वाला है। अगले दिन एक जिम में मुकाबला हुआ। बेइल ने नकदी संभाली जो सुरक्षा के लिए एक बंद डिब्बे में रखी हुई थी। होटल के कमरे में सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। फाइनेंसर अपने फाइटर की बुरी तरह हालत देखकर उदास थे और गीजिल उसे आसान कमाई के सपने दिखा रहा था और जो उसे मिलने वाली थी। तभी अचानक फाइनेंसर के एक फाइटर का एक बेकाबू झटका ग्रॉस के चेहरे पर जोर से लगा, जिससे वह गिर पड़ा। जब वह कैनवास से टकराया तो उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। वह खांसने लगा और फिर चुपचाप पड़ा रहा। एक फाइनेंसर जो पहले डॉक्टर था, उसने उसकी नब्ज जांची। वह मर चुका था। करोड़पति घबरा गए। पुलिस के आने से पहले सबको बाहर निकलना था। उन पर हत्या का आरोप लग सकता था। डर के मारे गीजिल जिम से भागकर शिकागो वापस चला गया और अपने $35,000 वहीं छोड़कर चला गया, जिसे वह भूलकर खुश था, क्योंकि उसे लगा कि अपराध में फंसने से बचने के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। वह बेइल या किसी और को भी फिर कभी नहीं देखना चाहता था। गीजिल के भाग जाने के बाद ग्रॉस अपनी ही धुन में खड़ा हो गया। उसके मुंह से निकला खून मुर्गे के खून और गर्म पानी से भरी एक गेंद से निकला था, जिसे उसने अपने गाल में छिपा रखा था। इस पूरे मामले में साजिश बेइल ने रची थी, जिसे येलो किड के नाम से भी जाना जाता है और जो इतिहास के सबसे रचनात्मक ठगों में से एक है। बेइल ने $35,000 की रकम को फाइनेंसरों और मुक्केबाजों सभी साथी ठग के साथ कुछ दिनों के काम के बदले थोड़ा बहुत बांट लिया। अब इस कहानी से क्या समझते हैं दोस्तों? येलो किड ने ठगी शुरू करने से बहुत पहले ही गीजिल को एक आदर्श बेवकूफ़ समझ लिया था। वह जानता था कि बॉक्सिंग मैच का घोटाला गीजिल को उसके पैसों से जल्दी और निश्चित रूप से अलग करने का एक बेहतरीन तरीका होगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने गीजिल को बॉक्सिंग मैच में दिलचस्पी दिलाने की कोशिश शुरू की होती तो वह बुरी तरह नाकाम होता। उसे अपने इरादे छुपाने थे और ध्यान भटकाना था, एक धुआंधार पर्दा डालना था। इस मामले में थी लाज की बिक्री। ट्रेन के सफ़र और होटल के कमरों में गीजिल का ध्यान पूरी तरह से इस सौदे, आसान कमाई और अमीर लोगों के साथ मेलजोल
के मौकों में उलझा रहा। उसने यह ध्यान ही नहीं दिया कि ग्रास की हालत ठीक नहीं थी। वह अधेड़ उम्र का था, धुएं के पर्दे की यही तो ताकत होती है। बिजनेस डील में उलझे गीजिल का ध्यान आसानी से बॉक्सिंग मैच पर चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह उन बारीकियों पर ध्यान नहीं दे पाता जो ग्रास का खुलासा कर देती। आखिरकार अब मैच बॉक्सर के शारीरिक स्थिति पर नहीं बल्कि रिश्वत पर टिका था, और अंत में बॉक्सर की मौत के भ्रम में गीजिल इतना खो गया कि वह अपने पैसों के बारे में पूरी तरह से भूल गया। लर्न फ्रॉम द येलो किट। जाना पहचाना छिपा हुआ चेहरा ही धुएं का पर्दा बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि जिस इंसान को हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देता है। अपने निशाने पर एक ऐसा विचार लेकर आइए जो किसी साधारण व्यापारिक सौदे या वित्तीय साजिश से कहीं ज़्यादा हो। बेवकूफ़ का ध्यान भटक जाता है, उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं, तभी आप उसे धीरे से दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं, उस फिसलन भरी ढलान पर जहाँ से वह बेबस होकर अपने जाल में फंस जाता है। अब हम एक और कहानी पढ़ेंगे दोस्तों। 1920 के दशक में इथियोपिया के शक्तिशाली सरदारों को यह एहसास होने लगा था कि हैली सेलासी नामक का एक कुलीन युवक, जिसे रास तफारी के नाम से भी जाना जाता है, उन सभी को पछाड़ रहा है और उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां वह खुद को एक नेता घोषित कर सकता है और दशकों में पहली बार देश को एकजुट कर सकता है। उसके ज़्यादातर प्रतिद्वंदी यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह दुबला पतला शांत सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति कैसे नियंत्रण हासिल कर पाया है। फिर भी 1927 में सेलासी ने एक एक करके सरदारों को अदीस अबाबा बुलाकर अपनी वफादारी की घोषणा करने और उसे नेता के रूप में मान्यता देने में सफलता प्राप्त कर ली। कुछ लोग जल्दी में थे, कुछ हिचकिचा रहे थे, लेकिन केवल एक सिदामो के देजाज माच बाल्चा ने सेलासी को पूरी तरह से चुनौती देने का साहस किया। बाल्चा एक तेज तर्रार व्यक्ति था, एक महान योद्धा था और वह नए नेता को कमजोर और अयोग्य समझता था। वह जानबूझकर राजधानी से दूर रहा। अंततः सेलासी ने अपने सौम्य लेकिन कठोर अंदाज में बाल्चा को आने का आदेश दिया। सरदार ने आज्ञा मानने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने से वह इथियोपियाई सिंहासन के इस दावेदार के लिए पासा पलट देता। वह अपनी गति से अदीस अबाबा आता और 10,000 सैनिकों की सेना के साथ, जो अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त बड़ी थी, शायद गृह युद्ध भी शुरू कर देता। इस दुर्जय सेना को राजधानी से 3 मील दूर एक घाटी में तैनात करके वह राजा की प्रतीक्षा करता। सेलासी को उसके पास आना ही था। सेलासी ने दूत भेजकर बाल्चा को अपने सम्मान में दोपहर के भोज में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन बाल्चा जो मूर्ख नहीं था वो इतिहास जानता था। वह जानता था कि इथियोपिया के पूर्व राजाओं और सामंतों ने भोजों को एक जाल के रूप में इस्तेमाल किया था। एक बार जब वह पहुंच जाता तो शराब के नशे में धुत हो जाता तो सेलासी उसे गिरफ्तार करवा देता या उसकी हत्या करवा देता। स्थिति को समझने के लिए वह भोज में आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन केवल तभी जब वह अपने निजी अंगरक्षक, अपने 600 सर्वश्रेष्ठ सैनिक ला सके, जो पूरी तरह से सशस्त्र होकर उसकी और अपनी रक्षा के लिए तैयार हों। बाल्चा को आश्चर्य हुआ जब सेलासी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, ऐसे योद्धाओं की मेजबानी करना उसके लिए सम्मान की बात होगी। भोज के रास्ते में बाल्चा ने अपने सैनिकों को नशे में न होने और सतर्क रहने की चेतावनी दी। जब वे महल में पहुंचे तो सेलासी अपने आकर्षण के चरम पे था। उसने बाल्चा की बात मानी, उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया उसे उसकी स्वीकृति और सहयोग जैसे उसे उसकी स्वीकृति और सहयोग की सख्त जरूरत हो। लेकिन बाल्चा ने मना कर दिया और उसने सेलासी को चेतावनी दी, अगर वह रात होने तक अपने शिविर में नहीं लौटा तो उसकी सेना को आज राजधानी पर हमला करने का आदेश है। सेलासी ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि मानो उसके अविश्वास से आहत हो। भोजन के दौरान जब इथियोपिया के नेताओं के सम्मान में पारंपरिक गीतों का गायन का समय आया तो उसने केवल सिदामो के सरदार के सम्मान में गीतों की अनुमति देने का निश्चय किया। बाल्चा को लगा कि सेलासी इस महान योद्धा से डरा हुआ है जिसे कोई मात नहीं दे सकता। बदलाव को भांपते हुए बाल्चा को विश्वास था कि आने वाले दिनों में वही फैसला लेगा। दोपहर के अंत में बाल्चा और उसके सैनिक जयकारों और तोपों की सलामी के बीच शिविर की ओर वापस चल पड़े। कंधे के ऊपर राजधानी की ओर देखते हुए उसने अपनी रणनीति बनाई, कैसे उसके अपने सैनिक कुछ ही हफ्तों में विजय उल्लास के साथ
राजधानी से होकर गुजरेंगे और सेलासी को उसकी जगह पर बिठा दिया जाएगा। उसकी जगह या तो जेल होगी या मौत। हालांकि जब बालचा अपने शिविर के पास पहुंचा तो उसने देखा बहुत कुछ गड़बड़ है। जहां पहले तक नज़र आती थी रंग बिरंगे तंबू फैले हुए थे, जहां तक नज़र आती थी रंग बिरंगे तंबू फैले हुए थे, अब वहाँ कुछ भी नहीं था, बस बुझी हुई आग का धुआं था। यह किस शैतानी का जादू था? एक प्रत्यक्षदर्शी ने बालचा को बताया कि क्या हुआ था। भोज के दौरान सेलासी के एक सहयोगी की कमान में एक विशाल सेना बालचा के शिविर में एक ऐसे रास्ते से चुपके से घुस गई थी जिसने उसे नहीं देखा था। हालांकि यह सेना लड़ने को नहीं आई थी, क्योंकि वह जानता था कि बालचा ने शोरगुल वाली लड़ाई सुनी होगी, और अपने 600 सैनिकों के साथ जल्दी से वापस लौटते हुए सेलासी ने अपनी सेना को सोने और नकदी की टोकरियों से लैस कर दिया था। उन्होंने बालचा की सेना को घेर लिया था और उनके सारे हथियार खरीदने शुरू कर दिए थे। जो लोग पीछे हट गए उन्हें आसानी से डराया जा सकता था। कुछ ही घंटों में बालचा की पूरी सेना निहत्ती हो गई और चारों दिशाओं से घिर गई। अपने खतरे को भांपते हुए बालचा ने अपने 600 सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर कूच करने का फैसला किया ताकि वो फिर संगठित हो सके। लेकिन उसी सेना ने जिसने उनके सैनिकों को निहत्था कर रखा था उसका रास्ता रोक दिया। दूसरा रास्ता राजधानी पर चढ़ाई करना था, लेकिन सेलासी ने उसकी रक्षा के लिए एक विशाल सेना तैनात कर दी थी। एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह उसने बालचा के चालों का अनुमान पहले लगा रखा था और उसे सहमात में हरा दिया था। जीवन में पहली बार बालचा ने आत्मसमर्पण किया। अपने अहंकार और महत्वाकांक्षों के पापों का पश्चाताप करने के लिए वह एक ही मठ में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब हम समझते हैं कहानी का मतलब क्या हुआ। सेलासी के लंबे समय के शासनकाल के दौरान कोई भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इथियोपियाई के लोग अपने नेताओं को क्रूर पसंद करते हैं, लेकिन सेलासी जो एक सौम्य शांति प्रिय व्यक्ति का मुखौटा पहने हुए था, उनमें से किसी से भी ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहा। कभी क्रोधित या अधीर नहीं, वह अपने शिकारों को मीठी मुस्कान से लुभाता, हमला करने से पहले उन्हें आकर्षण और चापलूसी से बहलाता था। बालचा के मामले में सेलासी ने उस आदमी की सावधानी का, उसके इस संदेह का फायदा उठाया जो भोज का जाल था, जो वास्तव में था लेकिन वह नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी। बालचा के डर को दूर करने के लिए सेलासी के तरीके उसे अपने अंगरक्षक को भोज में लाने देना, उसे वहां सर्वोच्च स्थान देना, उसे नियंत्रण का एहसास दिलाना, इन सभी ने एक मोटी धुएं की परत बना दी, जिससे 3 मील दूर असली कार्रवाई छिप गई। याद रखें, अंग्रेजी में कहावत है, द पैरानॉइड एंड द वेरी आर द ऑफन ईजिएस्ट टू डिसीव। पागल और सतर्क लोगों को धोखा देना सबसे आसान होता है। एक क्षेत्र में आप उनका विश्वास जीत लीजिए, आपके पास एक ऐसा क्षेत्र धुआंधार पर्दा होगा जो दूसरे क्षेत्र में उनकी नजरों को अंधा कर देगा। Win their trust in one area and you have a smoke screen that blinds their view in another, letting you creep up and level them with the devastating blow। जो दूसरे क्षेत्र में उनके नजरों को अंधा कर देगा, जिससे आप उन पर धावा बोलकर उन्हें करारा झटका दे सकते हैं। एक मददगार या ईमानदार इशारा, एक ऐसा इशारा जो दूसरे व्यक्ति की श्रेष्ठता को संकेत देता हो। ये ध्यान भटकाने के लिए बेहतरीन तरीके हैं। कहते हैं, सही ढंग से स्थापित धुएं का पर्दा एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। द स्मोक स्क्रीन इज अ वेपन ऑफ द ग्रेट पावर। प्रॉपरली सेट अप द स्मोक स्क्रीन इज अ वेपन ऑफ द ग्रेट पावर। It enabled the gentle Selassie to totally destroy his enemy without firing a single bullet। इसकी मदद से सौम्य सेलासी बिना एक भी गोली चलाए अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। एक कहावत लिखी गई है दोस्तों कि Do not underestimate the power of Tafari. He creeps like a mouse but he has roar like a lion। Balchas of Sedumus last word before entering his monastery। मतलब कि जब मठ में प्रवेश करने वाला था बालचा, तो उसने पहले एक लाइन कही कि तफारी की ताकत को कम मत आंको, वो चूहे की तरह चलता है लेकिन उसके जबड़े शेर जैसे हैं। अब पावर की क्या है, कुंजी क्या है सब ताकत की? अगर आप मानते हैं कि धोखेबाज रंगीज मिजाज वाले जो लोग होते हैं, जो विस्तृत झूठ और झूठी कहानियों से गुमराह करते हैं,
तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज एक नीरस और अगोचर दिखावा करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि इफ़ यू बिलीव दैट डिसीव्स आर कलरफुल फोक हु मिसलीड विथ एलोबरेट लाइज एंड टॉल टेल्स, you are greatly mistaken. The best deceiver utilize a bland and inconspicuous front that calls no attention to themselves. They know that extravagant word and gestures immediately raise suspicions. तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये मानते हैं कि धोखेबाज लोग रंगीन मिजाज वाले लोग होते हैं जो विस्तृत झूठी कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वो होते हैं जो नीरस और अगोचर दिखावा करते हैं, जिससे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं जाता। वो जानते हैं कि वह अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द और हाव भाव तुरंत संदेह पैदा कर सकते हैं। उनका मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं या बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं तो ये चीज़ें सामने वाला इंसान डाउट में आ जाएगा। येलो किड बेल के सैम गेजिल के व्यवहार में सादगी। येलो किड जो बेल था, जो पहली कहानी थी, और सैम गेजिल उसके व्यवहार में एक परिचित एक व्यापारिक सौदा था। इथियोपियाई मामले में सेल्सी की एक भ्रामक चापलूसी थी, ठीक वैसे ही जैसे बालचा एक कमजोर सरदार से उम्मीद करता। एक बार जब आप बेवकूफ़ों को ध्यान परिचित बातों से बहला लेते हैं तो उन्हें अपनी भी पीठ पीछे हो रहे धोखे का पता ही नहीं चलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। यह एक साधारण सत्य से उपजा है कि पीपल कैन ओनली फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, कि जो लोग होते हैं एक समय पर केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनके लिए यह कल्पना करना वाकई बहुत मुश्किल है कि जिस साधारण और हानि रहित व्यक्ति से वो निपट रहे हैं वह साथ ही कुछ और भी रच रहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीपल कैन ओनली फोकस वन थिंग एट अ टाइम। इट इज़ रियली टू डिफिकल्ट फॉर देम टू इमेजिन that the bland and the harmless person they are dealing with is simultaneously setting up something else. The grayer and more uniform the smoke in which you smoke screen, the better it is concealed intention. मतलब कि आपके धुएं के पर्दे में धुआं जितना धूसर और एकरूप होगा, जितना मोटा होगा, वही आपके इरादों को उतना ही बेहतर तरीके से छिपाएगा। पहले पार्ट में हुए जब हम लोग चर्चा कर रहे प्रलोभन और लाल सांप, पार्ट वन में चर्चा किए गए प्रलोभन और लाल सांप उपकरणों में आप सक्रिय रूप से लोगों का ध्यान भटकाते हैं। धुएं के पर्दे में आप अपने शिकारों को बहलाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। चूँकि यह इतना सम्मोहक होता है इसलिए अक्सर अपने इरादों को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। धुएं के पर्दे का सबसे सरल रूप चेहरे का भाव है। एक नीरस अपठनीय बाहरी आवरण के पीछे बिना किसी की नज़र पड़े हर तरह की तबाही की योजना बनाई जा सकती है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोगों ने निपुणता से सीखा है। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का चेहरा कोई नहीं पढ़ सकता था। बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने जीवन भर अपनी असली विचारों को नीरस मुस्कान और साधारण नज़रों के पीछे छिपाने की आदत डाली। स्टेंडल ने टेलीलैंड के बारे में लिखा कि चेहरा कभी भी बैरोमीटर से कम नहीं था। हेनरी किसिंजर अपनी नीरस आवाज़ और अपनी भावशून्य नज़र और बार बार दोहराए गए विवरणों से वार्ता के मेज पर बैठे अपने विरोधियों को रुला देते थे। फिर जब उनकी आंखें चमक उठती तो वो अचानक उन पर कई कड़े शब्दों की एक सूची फेंक देते थे। अचानक वह आसानी से डर जाते थे, जैसा एक पोकर मैनुअल में बताया गया है। अपने हाथ खेलते समय अच्छा खिलाड़ी शायद ही कभी अभिनेता होता है। इसके बजाय वह एक नीरस व्यवहार का अभ्यास करता है जो पठनीय पैटर्न को कम करता है, विरोधियों को निराश और भ्रमित करता है और अधिक एकाग्रता की अनुमति देता है। एक अनुकूलनीय अवधारणा धुएं के पर्दे का अभ्यास कई स्तरों पर किया जा सकता है और ये सभी ध्यान भटकाने और दिशा भ्रमित करने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। सबसे प्रभावी धुएं के पर्दों में से एक है नेक हाव भाव। लोग यह मानना चाहते हैं कि दिखने में नेक हाव भाव असली हैं क्योंकि वह विश्वास सुगंध देता है। वह शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये हाव भाव कितने भ्रामक हो सकते हैं। कला व्यापारी जोसेफ ड्यूवेन एक बार एक विकट समस्या से जूझ रहे थे। जिन करोड़पतियों ने ड्यूवेन की पेंटिंग के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाई थी, उनके पास के दीवारों के लिए जगह पर कम पड़ रही थी और उत्तराधिकारी कर लगातार बढ़ते जा रहे थे।
इसलिए यह असंभव लग रहा था कि उन्हें कोई खरीदना चाहेगा। इसका समाधान वाशिंगटन डीसी में एक नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट था, जिसकी स्थापना ड्वेन ने 1937 में एक एंड्रयू मेलन से अपना संग्रह दान करवाकर मदद की थी। नेशनल गैलरी ड्वेन के लिए आदर्श मंच था। एक ही प्रयास में उनके ग्राहकों ने करोड़ से बचत की, नई पेंटिंग्स के लिए दीवारों की जगह खाली की और बाजार में पेंटिंग्स की संख्या कम कर दी, जिससे उनकी कीमतों पर दबाव बना रहा। यह सब करते हुए दानकर्ता जनहितैषी होने का दिखावा करते रहे। एक और प्रभावी धुआंधार पैटर्न है क्रियाओं की एक श्रृंखला स्थापित करना, जो पीड़ित को यह विश्वास दिलाती है कि आप इसी तरह आगे ऐसा भी करते रहेंगे। यह पैटर्न प्रत्याशा के मनोविज्ञान पर काम करता है। हमारा व्यवहार पैटर्न के अनुरूप होता है और यह हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं। 1878 में अमेरिकी लुटेरे बैरन जे गोल्ड ने एक कंपनी बनाई जिसने टेलीग्राफ कंपनी वेस्टर्न यूनियन के एक एकाधिकार को खतरा पैदा कर दिया। वेस्टर्न यूनियन के निदेशकों ने गोल्ड की कंपनी को खरीदने का फैसला किया। उन्हें एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने पाया कि वे खुद को एक परेशान करने वाले प्रतिद्वंदी से छुटकारा पाने में कामयाब रहे। कुछ महीनों बाद हालांकि गोल्ड ने फिर शिकायत की कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया था। उन्होंने वेस्टर्न यूनियन और उसके नए अधिग्रहण के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक दूसरी कंपनी शुरू की। फिर से वही शुरू हुआ। वेस्टर्न यूनियन ने उन्हें चुप कराने के लिए उसे खरीद लिया। जल्द ही पैटर्न तीसरी बार शुरू हुआ, लेकिन अब गोल्ड ने बाजी मारने की कोशिश की। उसने अचानक एक खूनी अधिग्रहण संघर्ष का मंचन किया और वेस्टर्न यूनियन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहा। उसने एक ऐसा पैटर्न स्थापित किया था जिससे कंपनी के निदेशकों को यह सोचने के लिए धोखा दिया गया था कि उसका लक्ष्य एक आकर्षक दर पर खरीदा जाना था। एक बार जब उन्होंने निश्चित भुगतान कर दिया तो वे निश्चिंत हो गए कि वो यह नोटिस करने में विफल रहे कि वो वास्तव में उच्च दांव पर खेल रहा था। एक और मनोवैज्ञानिक कमजोरी जिस पर धुआंधार पर्दा बनाया जा सकता है वह है दिखावे की वास्तविकता समझने की प्रवृत्ति। यह भावना कि अगर कोई आपके समूह को लगता है कि उसका संबंध वास्तविक ही होगा, यह आदत सहज मिश्रण को एक बहुत ही प्रभावी मुखौटा बना देती है। तरकीब सरल है, आप बस अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। आप जितना बेहतर घुल मिल जाते हैं, आप उतना ही कम संदिग्ध होते जाते हैं। 1950 और 60 के दशक के शीत युद्ध के दौरान, जैसा कि आपको ख्यात है, कई ब्रिटिश सिविल सेवकों ने सोवियत संघ को गुप्त जानकारी दी थी। वह वर्षों तक पकड़े नहीं गए क्योंकि वो दिखने में अच्छे लोग थे, सभी सही स्कूलों में पढ़े थे और पुराने नेटवर्क में पूरी तरह से फिट बैठते थे। घुल मिल जाना जासूसी के लिए एकदम सही धुआंधार पर्दा है। आप इसे जितना बेहतर करेंगे, आप अपने इरादों को उतनी बेहतर से तरीके से छिपा पाएंगे। याद रखें, अपने चमकीले रंगों को फीका करने और एक गुमनाम मुखौटा ओढ़ने के लिए धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। ऐसा बेजान मुखौटा ओढ़ने से निराश न हो। अक्सर आपकी अबोध गम्यता ही लोगों को आपकी ओर खींचती है और आपको एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाती है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप अनरीडेबल होंगे, उतना ही लोग आपकी ओर आएंगे। जैसे कि आपने कभी भीड़ को देखा है, भीड़ की खाल जो होती है, भीड़ कभी लूटपाट नहीं करती, भीड़ कभी धोखा नहीं देती। भीड़ अद्भुत रूप से गूंगी और विनम्र होती है। अपनी पीठ पर भीड़ की खाल ओढ़कर लोमड़ी सीधे मुर्गी घर में घुस जाती है। क्या आपने कभी किसी कुशल जनरल के बारे में सुना है जो अपने दुश्मन को अपनी योजना बताकर किसी घर को चौंका दे? नहीं, अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं। अपनी योजनाओं के विस्तार को तब तक प्रकट न करें जब तक उनका विरोध न किया जा सके, जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए। युद्ध की घोषणा से पहले विजय प्राप्त करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि विन द विक्ट्री बिफोर यू डिक्लेयर द वॉर, कंसील योर पर्पज एंड हाइड योर प्रोग्रेस, डू नॉट डिस्क्लोज द एक्सटेंट ऑफ योर designs until they cannot be opposed until the combat is over. Again I am repeating the line, win the victory before you declare the war. जीतने से पहले अपनी जो घोषणा है वो युद्ध की घोषणा करने से पहले विजय प्राप्त करें। संक्षेप में, उन युद्ध प्रिय लोगों का अनुकरण के जिनके इरादों के बारे में उस उजड़े हुए देश के अलावा किसी को नहीं पता चलता जहाँ से वो गुजरे हैं। अच्छा, ये सब करने से ये भी हो सकता है इसका दांव उल्टा भी पड़ सकता है। कहाँ कहाँ ऐसे नियम से बचना चाहिए। अगर आपकी धोखेबाजी की छवि पहले से स्थापित है तो कोई भी धुआंधार पर्दा, भ्रामक बातें, झूठी ईमानदारी या कोई भी अन्य भ्रामक युक्ति आपके इरादों को छिपाने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी
चालाकी को छिपाना अक्सर मुश्किल होता जाता है। हर कोई जानता है कि आप धोखेबाजी कर रहे हैं। अगर आप भोलेपन का नाटक करेंगे तो आप सबसे बड़े पाखंडी लगने वाले का जोखिम कहलाएंगे। अच्छा जी, जिससे आपकी चालबाजी की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसे मामलों में बेहतर है कि आप स्वीकार करें ईमानदार बदमाश, या यूँ कहें कि पछतावे से भरा बदमाश दिखे। इससे न केवल आपकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा होगी, बल्कि सबसे आश्चर्यजनक और अजीब बात यह है कि आप अपनी चाल जारी रख पाएंगे। 19वीं सदी के ढोंग के बादशाह पीटी बार्नम जैसे से बड़े होते गए, उन्होंने एक महान धोखेबाज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को स्वीकार करना सीख लिया। एक बार उन्होंने न्यू जर्सी में भैंसों के शिकार का आयोजन किया, जिसमें भारतीय और कुछ आयातित भैंसें भी शामिल थीं। उन्होंने इस शिकार को असली बताकर प्रचारित किया, लेकिन यह इतना नकली निकला कि भीड़ नाराज होकर अपने पैसे वापस मांगने के बजाय बहुत खुश हुई। वे जानते थे कि बर्नाम हमेशा चालाकी करते रहते हैं, यह उनके सफलता का राज था, और इसी के लिए वो उनसे प्यार करते थे। इस घटना से सबक सीखते हुए बर्नाम ने अपनी सारी चालें छिपाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने अपने सारे धोखे उजागर कर दिए। जैसा कि केरगार्ड ने लिखा है कि दुनिया धोखा खाना चाहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। द वर्ल्ड वांट्स टू बी डिसीव्ड। अंततः हालांकि एक नीरस जाना पहचाना बाहरी रूप से प्रस्तुत करके अपने उद्देश्यों को से ध्यान हटाना अधिक बुद्धिमानी है। ऐसे समय भी होते हैं जब रंगीन विशिष्ट हावभाव सही ध्यान भटकाने की रणनीति होती है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोप के महान ढोंगी अपने दर्शकों को धोखा देने के लिए हास्य और मनोरंजन का इस्तेमाल करते थे। एक शानदार शो से चकाचौंध जनता ढोंगियों के असली इरादों को नहीं देख पाती थी। इस प्रकार सितारा ढोंगी स्वयं काले घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक रात की काली गाड़ी में शहर से प्रकट होता। जोकर रस्सी पर चलने वाले स्टार मनोरंजनकर्ता उनके साथ होते थे। लोगों को उसके अमृत और नकली औषधियों के प्रदर्शन में खींचते थे। ढोंगी मनोरंजन का दिन का व्यवसाय बना देता था। तमाशा और मनोरंजन जाहिर है आपके इरादों को छिपाने के लिए बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जा सकता। जनता थक जाती है और संदेह करने लगती है और अंततः इस चाल को पकड़ लेती है, और वास्तव में ढोंगियों को शहर जल्दी भागना पड़ा, इससे पहले कि यह बात फैल जाए कि ये औषधियाँ बेकार हैं और मनोरंजन एक छलावा है। दूसरी ओर सीधे सादे बाहरी रूप वाले शक्तिशाली लोग जैसे टैलीरैंड, रॉथस्चाइल्ड, सेल्सी जीवन भर एक ही जगह पर अपने छल कपट का अभ्यास करते हैं। उनका यह कृत्य कभी कम नहीं होता और शायद ही कभी संदेह पैदा करता है। इसलिए रंगीन धुएं के पर्दे का इस्तेमाल सावधानी से और केवल तभी करना चाहिए जब सही अवसर हो। अगर आपको ऐसे ही ये जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी स्टोरीज और सीक्रेट्स पसंद है तो जो आपको बनाए स्मार्ट और पावर की दुनिया के लिए रेडी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं आगे भी ऐसे ही फैसिनेटिंग स्टोरीज और पावर डायनेमिक्स के सबक लाता रहूँगा। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें।